क्या बताता है। ये मैंने आपको तीन सूत्र एक साथ पढ़ने के लिए क्यों बोला, क्योंकि चरक की ये कितनी बड़ी महानता है कि सबसे पहले उन्होंने क्षय के बारे में, पहले उन्होंने वृद्धि के बारे में बताया, वृद्धि के बारे में हमने पढ़े, फिर क्षय के संदर्भ में, दोष के क्षय के संदर्भ में हम लोगों ने प्रमेह को देखा कि किस तरह से धातुओं की क्षय हो रहा है और प्रमेह हो रहा है, और जिसके वजह से बाद में फिर वायु बढ़ जाता है और कर्षण होकर के जब वायु बढ़ जाता है तो उसमें कई प्रकार के पीड़िकाएं, कई प्रकार के फोड़े फुंसियां हमने उसको पढ़ा। फोड़े फुंसी भी दो अवस्थाओं में हमने पढ़ा, एक तो प्रमेह पीड़िका यानी जो डायबिटीज है उससे होने वाली जो पीड़िकाएं हैं हमने उसको देखा, और दूसरे कहा कि मेद धातु की स्वतंत्र विकृति की वजह से भी ये पीड़िकाएं होती है। इतना हमने वहां पर पढ़ लिया। अब यहाँ तुरंत चरक जी एक ये शब्द बताते हैं और ये हमारे दिमाग में करके फिट होनी चाहिए। अब ये बोलते हैं कि भैया इसका मतलब क्या क्या समझे, दोषों के संदर्भ में क्या माने। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा है, जो हमारे यहाँ दोष है, धातु है, मल है, क्योंकि शरीर के लिए दोष, धातु और मल यही शरीर का रक्षा करते हैं, शरीर को बनाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं। तो इन्हीं की बातें हो रही है। तो यहाँ 112वां सूत्र में इतना जबरदस्त इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जब आपके पास कोई भी रोगी आएगा तो रोगी में हमने देखना क्या है, विचार क्या करना है, नाड़ी देख करके, ये मूत्र परीक्षण करके, जीवा परीक्षण करके हमने विचारना क्या है, देखना क्या है, रोगी में किस तरह से हमने उसका डायग्नोसिस करना है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, एक रोगी में दोष, धातु और मलों की या वो क्षय हो सकता है, तो हमने देखना है क्षय हुआ है कि नहीं, या वो स्थानम, स्थानम मतलब जो दोष अपने प्राकृत अवस्था में है क्या, यानी जो दोष है वो या तो क्षय हो सकता है, या वो सामान्य हो सकता है, या वो वृद्धि हो सकता है। तो त्रिविधा गति दोषाणाम, दोषों की तीन ही गति है। कौन कौन से गति है, या वो क्षय हो सकता है, या वो सामान्य अवस्था में हो सकता है, या वो वृद्धि हो सकता है। दोषों की क्षय और वृद्धि और सामान्य तीन अवस्थाएं हम इससे पहले पढ़ते हुए आ चुके हैं। तो हमने जब भी कोई व्यक्ति जब हमारे सामने आएगा, या तो वो वृद्धि होगा, वृद्धि होने पर हमने नाड़ी में क्या देखा था, क्या चीज हो रहा था नाड़ी में, मोटा मोटा, स्पर्श करते वक्त भारी सा, मोटा मोटा सा, है ना, टाइट जैसा, उसका नाड़ी का बल भी मजबूत हो रहा था, नीचे तक जा रहा था। उंगली लगाने पर सामान्य रूप से एकदम ऐसा लगता है जैसे कि घड़े की जो पेंदी होता है उसके जैसा, ऐसा फूला हुआ सा स्पाइक आपके नाड़ी में लग रहा है, यानी ये वृद्धि हो रही है दोषों की। मंद मंद लग रहा है, जितना गति मंद है और जितना ऐसे करके उसका उफान उठ रहा है ऊपर, गति मंद हो रहा है और एकदम गुरु, लघु नहीं हो रहा है, गुरु उसकी स्पाइक है, इसका मतलब ये वृद्धि हो रहा है, यानी गति में कमी आ रही है और उफान में एकदम कैसा हो रहा है, उसकी जो वेब जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो भारी भारी सा आ रहा है। वो जो ऐसे करके ऊपर उछलता है, यानी कि हृदय से जब पंपिंग होगा तो ब्लड एकदम भर करके आ रहा है, टाइट होकर के आ रहा है, यानी कि ये वृद्धि हो रही है। क्षय में क्या हो रहा है, सामान्य रूप से नाड़ी स्पर्श करते वक्त एकदम मरा मरा सा, सुस्त सुस्त सा, नाड़ी में स्पाइक बड़े कमजोर सा लग रहा है। अरे क्या बात है भाई साहब, बड़ा ही कमजोरी दिखाई दे रहा है, यानी ये क्षय हो रहा है। और इंटरनल कहाँ किस तरह से होगा वो तो हमने नाड़ी में देख ही लिया, बट अभी हमने यहाँ क्या देखा कि धातु दोष या तो वृद्धि हो रहा है या वो क्षय हो रहा है। ठीक है जी, या धातु की वृद्धि हो रही है या क्षय हो रहा है, तो मलों की वृद्धि हो रही है या क्षय हो रहा है। क्षय स्थानम च वृद्धि स दोषाणम त्रिविधा गति, दोषों की तीन ही गति है, या क्षय होगा या वृद्धि होगा, ये सामान्य अवस्था में होगा। अब
उन्होंने कहा कि भैया दोषों की ये 3 गति इतना जानना पर्याप्त नहीं है, इतना जानना पर्याप्त नहीं है। ये 3 दोषों की गति बड़ा है, घटा है या सामान्य है, ये तो उनके लिए है जो पहले पहले बीएमएस करने वाले में से फर्स्ट ईयर में आके पढ़ रहा है। उनको कहेंगे भैया दोष या बढ़ेगा या घटेगा, सामान्य होगा। अगले सूत्र ये बताते हैं कि थोड़ा अब आगे बढ़ो, दोषों की एक दूसरे स्टेप में जाकर के देखने का प्रयास करो। तो आगे क्या लिखते हैं, ऊर्ध्वं च अधश्च तिर्यक। अब यह जो दोष है, चाहे कफ पित्त वात हो, चाहे मल हो, इसकी यहां पर भी 3 ही गति है, और एक 3 गति वाला है। कैसा है, बोलते हैं या तो वो ऊर्ध्वं च, शरीर के ऊपर की ओर जा रहा है, जब वोमिटिंग हो रहा है, सिर में दर्द हो रही है, हिचकी आ रही है, गले में टॉन्सिल हो रहा है, अगड़म बगड़म जो कुछ भी हो रहा है, ऊर्ध्वश्च गतिम, दोष ऊपर की ओर जा रहा है। स्टमक में क्या कहते हैं, खांसी हो रही है, एलर्जिक हो रही है, छींके आ रहा है, ये क्या है, दोष ऊपर की ओर जा रहा है। लेके जाने वाला तो सिर्फ वायु है, गति देने वाला अकेला वायु। तो वायु कफ पित्त या मलों को ऊपर की ओर लेके जा रहा है। हम लोगों ने नाड़ी में क्या पढ़ा था, सर्कुलेशन पढ़ा था कि नहीं अविनाश जी? तो सर्कुलेशन में हमने क्या कहा था, सर्कुलेशन में अगर नाक ठंडा हमेशा बना रहता है, हमेशा कान ठंडा बना रहता है, तो दोष हमेशा ऊर्ध्व गति वाला रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। अगर उसके हाथ के तलवे में हमेशा पसीना आता है, तो उसका मतलब है कि ये जो दोष है वो तिर्यकगामी है, यानी तिरछा जा रहा है। तिरछा लेकर के जाने वाला कौन है, बताइए जरा, नाड़ी आप लोग पढ़ चुके हो, कौन सा वायु है? ज्ञान वायु से। व्यान वायु है। भगवान जी क्या बात है, ज्ञान मजा आ वायु। गया। व्यान वायु ज्ञान वायु। अपने दोषों को अपने गति से, अपने प्रबलता से दोषों को, मलों को या हर चीजों को तिर्यक, ऐसा शरीर के तिरछा लेकर के जाता है। और दूसरा अधोगामी च, जो गति है वो नीचे की ओर जाने वाला है। नीचे की ओर ले जाने वाला कौन है, अपान वायु है। समान वायु भी थोड़ा सामने वो करता है। व्यान वायु, व्यान वायु चारों ओर लेके जाता है। तो ऊपर जाना भी व्यान का ही काम, नीचे जाना भी व्यान का काम, आगे पीछे जाना, लेकिन व्यान जो है तिरछा जाता है। वैसे व्यान हर जगह जाता है, लेकिन तिरछा जाने के लिए जितना व्यान को माना जाता है उतना और तो से तो कोई जाएगा नहीं। अपान हमेशा नीचे, उदान हमेशा ऊपर, समान तो बीच में है, चारों ओर वो अग्नि का व्यवस्था करता है, और व्यान जो है चारों ओर। तो यहाँ 112 में दूसरे संदर्भ में बताया, पहले कहा भैया जो दोष से क्षय वृद्धि और सामान्य हो सकता है उसको देखना है। दूसरे नंबर में दोष ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या तिरछा जा रहा है, किधर जा रहा है, जिधर जिधर जाएगा उधर उधर व्याधि करेगा। अब देखो जरा, तीसरे नंबर में भी 3 अवस्थाएं यहाँ बताया है 113 वाले सूत्र में। त्रिविधा च अपरा, अपरा यानी दूसरे, कुछ और भी है जो त्रिविधा, 3 प्रकार के विधि वाले हैं दोषों की। क्या क्या है, कोष्ठस्य, शाखास्य, मर्म अस्थि संधिषु। आलो जी, ये भी हमने देखना है। आपके शरीर में जो दोष है नीचे ऊपर चारों ओर जा रहा है, क्षय वृद्धि सम है, उसके साथ साथ में जो नीचे ऊपर आगे पीछे जो जा रहा है, उसी में से हमने क्या देखना है कि जो दोष है वो कोष्ठ में है, शाखा में है, या मर्म में है, मर्म स्थान में है। मर्म स्थान 108 प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ सद्य प्राण हर मर्म होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के मर्म। आप लोगों ने मर्म के क्लास हमारे अटेंड किए होंगे, तो वहां आपको समझ में आया होगा कौन सा मर्म कौन कौन से धातुओं के साथ संबंध बनाता है। तो ये दोष अगर मर्म में चला गया तो मर्म को पीड़ित करेगा, और उससे कुछ अलग सिम्टम्स होंगे। अगर ये दोष कोष्ठ में जाएगा तो अपने अपने कोष्ठ में रहने से वो कुछ सामान्य या कुछ वृद्धि क्षय स्थिति में जा सकता है। अगर ये शाखा में जाएगा तो शाखा में जाना खराब है। देखो, शाखा में जाने का मतलब क्या है, आपके जितने भी जो नर्व सिस्टम है, छोटी छोटी नाड़ियों से
आपके शरीर के अलग अलग भाग में पहुंच जाना। पंचकर्म करते वक्त जो हम पंचकर्म करते हैं वो किस कारण से करते हैं? वो इसी सूत्र के कारण से करते हैं। सूत्र क्या बोलता है? एक व्यक्ति के कोष्ठ में दोष होने चाहिए, चाहे कफ हो, चाहे पित्त हो, चाहे वायु हो, चाहे मल हो। कोष्ठ का मतलब वो है जो जिस जगह में वो, जैसे अन्न का कोष्ठ कहाँ है? कोष्ठ कहाँ है? मल का कोष्ठ है बड़ी आंत, हाँ, मलाशय। जो आशय है वो कोष्ठ है। आशय मीन्स कोष्ठ। तो जो जिसका जो आशय आश्रित स्थान है, आशय यानी जहां पर जिसको रहने से वो संतुलित रह सकता है। जैसे स्टमक में आम अवस्था के अन्न रहता है, तो आम का कोष्ठ कहाँ है? स्टमक है। पक्वमल का कोष्ठ कहाँ है? बड़ी आंत है। तो सभी अपने अपने कोष्ठ में रहे। कोष्ठ से अगर दोष क्षय वृद्धि अवस्था हो, अगर ऊर्ध और ऊर्ध यानी ऊपर, अधो यानी नीचे, तो दोष जब तिर्यक हो जाए, अधो यानी नीचे हो जाए, तिर्यक यानी तिरछा हो जाए, ऊर्ध यानी ऊपर की ओर चले जाए, तो दोष क्या होगा? अपने कोष्ठ से उठ करके शाखा में चले जाएगा। और शाखा में जाते वक्त अगर वो मर्म स्थान में रुक जाता है तो वो मर्म स्थान माना जाएगा। जैसे कल हमने देखा था कि नहीं? कल हमने क्या पढ़ा था कि जो हृदय है वो मर्म स्थान है, सद्य प्राणहर मर्म। वहां पर दोष अपने कोष्ठ से उठ करके शाखा की ओर जा रहा था, जाते वक्त मर्म स्थान में जाके चिपक गया। तो वहां क्या हो रहा था? फोड़े फुंसी हो रहे थे कि नहीं? वो फिर हृदय के अंदर जो है घाव और फोड़ा फुंसी जैसा हो रहा था, अल्सर जैसी स्थिति हो रही थी, उसके अंदर ऐसे चीजें हो रहा था, तो उसके कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहा था। तो यहाँ अब ये दोनों सूत्रों ने क्या बताया कि दोष या नीचे जा सकता है, या ऊपर जा सकता है, या तिरछा होकर के जा सकता है। जो जा रहा है कोष्ठ से शाखा की ओर जा रहा है, वो जाते वक्त मर्म स्थान में चिपक गया, वहीं जाकर आश्रित हो गया, तो वो मर्म को पीड़ित करेगा। इसीलिए हमारे सामने क्या होगा? कोई व्यक्ति आएगा, कहेगा सर मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कोई कहेगा सर मेरे फ्रोजन शोल्डर हो रही है, कोई कहता है सर मेरे गलगंडा हो रहा है, कोई कहता है सर मेरे तो कुछ भी हो रहा है, कोई कहता है सर मेरे तो लिपोमा हो रहा है, कोई कहता है सर मेरे तो ट्यूमर हो रहा है। ये क्या है? ये कोष्ठ से शाखा की ओर दोष प्रगाढ़ अवस्था में जब चला गया तो जाते वक्त किसी जगह में ठहर गया, है ना? ठहरने से वहां पर खवई गुण्यात व्याधिस तत्रोपजायते, यत्र संग खवई गुण्यात, वहां पर जाकर के स्थित हो गया, दोषों के साथ मिल गया, दूषित दोषों के साथ, और विकृत होकर के चीजें एक खराब हो गया। इत्युक्ता विविभेदेन दोषाणम त्रिविधा गति। तो इतने प्रकार के विधि के भेद से दोष की भी तीन तीन अवस्थाएं यहाँ पर बताया है। तो सिर्फ हमने दोष घटा है या बढ़ा है इतना तक हमारी सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। वह दोष अपने स्थान से, अब तीसरे सूत्र से अपने स्थान का मतलब है, अब ये जो अपने ऊर्ध अध और तिर्यक कहने का मतलब क्या है उसको समझ लो। अब ऊपर की ओर जा रहा है तो कहां से जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है तो कहां से नीचे जा रहा है? ये भी बात है ना। वह दोष अगर नीचे जा रहा है तो अपने कोष्ठ स्थान से नीचे जा रहा है। वायु के स्थान हमने बताए थे, पित्त के स्थान हमने बताए थे। जैसे रक्त है, रक्त में पित्त रहता है, अगर उस रक्त की भी वृद्धि होगी और पित्त की भी वृद्धि होगी, और पित्त उस रक्त को छोड़ करके बाहर जाने का प्रयास करता है, तो रक्त पित्त होगा। तो रक्त अपना स्थान को पित्त छोड़ करके बाहर जाने का प्रयास कर रहा था, तो ही रक्त पित्त हो गया। ऐसे ही हर दोष धातु
धातु तो खैर जाएगा नहीं, दोष और मल, क्योंकि गति इनमें ज्यादातर होती है, हालांकि कराने वाला तो वायु है। तो ये अपने स्थान से जाएगा, चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे तिरछा जाए। तो अपने स्थान का मतलब अपने कोष्ठ से। आया समझ में अविनाश जी? तो कोई भी दोष अगर अपने कोष्ठ स्थान से उठ करके शाखाओं में चले जाता है तो उन शाखाओं को पीड़ित करेगा, जाकर के वहां चिपक जाएगा। आम बात हो रहा है, संधि बात हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये अपने कोष्ठ स्थान से दोष उठ करके शाखाओं में चला गया। शाखाओं में जाने का मतलब अब हाथ में जलन हो रही है तो पित्त अपने स्थान से उठ करके शाखाओं में चला गया। खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, पित्त अपने शाखा से, अपने कोष्ठ से उठ करके शाखाओं में चला गया, या अपने कोष्ठ से उठ करके कहीं और चला गया। किधर गया? ऊपर गया तो खट्टी डकार आ रहा है, नीचे गया तो पेट में जलन सी हो रही है, अतिसार हो रहा है। अतिसार भी तो पित्तज ही प्रधान रूप से है। तो यहाँ क्या बताया? दोष के अपने शाखा से उठने के बाद कुछ कारणों से, है ना, आहार विहार से प्रकोपित हुआ दोष, वहां से अपने स्थान से वृद्धि अवस्था यानी बढ़ते 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 उस स्थान को छोड़कर किसी और जगह में चले जाते हैं। ऊपर जाएगा तो ऊपर के रोग, नीचे जाएगा तो नीचे के रोग, तिरछे जाएगा तो तिरछा का रोग। तो इस तरह से दोषों की ये तमाम भेद यहाँ बताया है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जब आपके पास एक रोगी आया, अब एक ये सूत्र तो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि ये आयुर्वेद है और आयुर्वेद को एक बुद्धिमानी व्यक्ति की तरह इसको समझना है, ऐसे नहीं है ना, एक बुद्धि से, युक्ति से आयुर्वेद पढ़ना है। कोई भी सूत्र सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड उस सूत्र की अर्थ होनी चाहिए। यानी कि आपके दिमाग का जो ढक्कन है वो खुला होनी चाहिए, हर शब्द का विश्लेषण होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास एक रोगी आया और आपने देखा हाँ यहाँ धातु, यहाँ दोष जो है प्रकोप अवस्था में है, प्रकोप यानी वृद्धि अवस्था में है। अब तब हम क्या देखेंगे, ग्रंथकार क्या बोलता है, तो देखिए जरा 114 वाले सूत्र, चय प्रकोप प्रशमः पित्तादीनम यथाक्रमम् भवन्त्यैकैकसहस्रसु कालेषु कालेष्वभ्रागमादिषु। हाँ, कालेषु, यह जो हो रहा है या वृद्धि या क्षय, भैया ये ना समझना कि उसने कुछ ऐसा चीज खा लिया और उसके वजह से हेतु तैयार हो गया और दोष बढ़ रहा है या घट रहा है, नहीं। कालेसु ऋतु भी ध्यान दो, क्योंकि कुछ ऋतु में दोष बढ़ते हैं, कुछ में प्रकोप होते हैं, कुछ में अपने आप समन भी हो जाते हैं। मान लीजिए हमने इसके संदर्भ में क्या पढ़ा था, नवम और दिसंबर जो है इसको हमने हेमंत ऋतु माना था कि नहीं? हेमंत ऋतु में रस के संदर्भ में जल और पृथ्वी प्रधान मधुर रस प्रकट होता है। कहां से? उन हर तत्वों से, हर पदार्थों से, हर जगह से आप उस हेमंत ऋतु में पैदा होने वाले कोई भी चीज खाओगे, उन सभी चीजों में जल और पृथ्वी प्रधान मधुर रस ही प्रकट होगा, और जो मधुर रस है वो कफ प्रधान होगा, जिस कफ में गुरु, कठिन, स्थिर, इस प्रकार के गुण होंगे, जिसका कर्म रहेगा गौरव, गौरव शरीर को भारी करने वाला, स्थैर्य शरीर को स्थिरता पैदा करने वाला, अधोगमन इसका कर्म क्या है, मधुर रस का। ये 3-4 विशेष कर्म है, इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लो। हाँ दी निधि जी बताइए। गलती निधि, से उठ गया। हाँ जी, अच्छा ठीक है। तो कर्म में गौरव, स्थैर्य, स्थैर्य, अधोगमन और स्थूल, ये मधुर रस का गुण है। इस तरह के गुण वाला मधुर रस का विपाक क्या होगा, गुरु और मधुर।
आप लोगों को अगर बातें समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग जरूर मुझे पूछिएगा, क्योंकि मैं तो अगर नहीं पूछेंगे तो मेरा रिदम, आप कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर कमेंट में लिखिए इसमें। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी रहिए। जैसे ही गुरु और मधुर रस हेमंत ऋतु में प्रकट होता है, तो प्रकृति इस रस को प्रकट करके जो सितंबर और अक्टूबर में, जब शरद ऋतु था, जहां जल और अग्नि महाभूत वाला लवण रस, वो जो पहले आप लोग पढ़े थे उस डायरी को उठा लो अगर आपने नोट किया है तो। लवण रस का महाभूत कौन कौन से है? जल और अग्नि है। इसके गुण कैसे कैसे है लवण के? अगर नोट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। सूक्ष्म है, मृदु है, द्रव है, स्निग्ध है। तो इस तरह का जो गुण वाला जो लवण है, कर्म क्या है? पचन कर्म करने वाला। यानी सितंबर और अक्टूबर, अश्विन और कार्तिक महीने में, अश्विन और कार्तिक महीने में प्रकृति से उत्पन्न जितने भी पदार्थ है, उन सभी पदार्थों में पचन करने की जो गुण है वो उसमें व्याप्त रहता है। विपाक के संदर्भ में लघु और मधुर, ये दो रस उसमें रहता है। कुल मिलाकर के पचन करने वाला जल अग्नि प्रधान लवण रस वाला यह जो है पित्त को प्रकोप करता है। देखो, शरद ऋतु में सितंबर और अक्टूबर में पित्त को प्रकोपित अवस्था में ये लवण रस लेकर के आता है। पित्त प्रकोप करता है। ये पित्त प्रकोप जो हो रहा है, ये आपके आहार विहार से नहीं हुआ। ये ना समझना कि अरे भैया पित्त प्रकोप हो गया, कुछ आपने खाए होंगे, नहीं। ये प्रकृति खुद करा रहा है। प्रकृति के माध्यम से शरीर में खुद होता है। इंसान तो नहीं तो आलसी इतना है कि 10 दिन तक ना चले। वो तो अच्छा है, गुणकारी है, प्रकृति ही। वो एक इंसान के शरीर में कभी तो मधुर रस, कभी लवण रस, कभी अम्ल रस, कभी कुछ रसों को उत्सर्जित करके अंदर डाल डाल करके कभी पित्त को बढ़ाता है, कभी पित्त को घटाता है। भगवान जी बोलिए। सर जैसे ऋतु चल रही है उसके विपरीत आहार करना चाहिए। हाँ, तो पित्त प्रकोप हो रहा है शरद ऋतु में, तो यहाँ पर पित्त प्रकोपक आहार विहार नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? विरेचन होना चाहिए, रक्त मोक्षण होना चाहिए, पित्त को शमन करने का प्रयास होना चाहिए। और पित्त प्रकोपक आहार विहार न हो करके आश्विन और कार्तिक इस महीने में लघु आहार होना चाहिए। कुछ मधुर रस प्रधान, कुछ मधुर रस प्रधान, कुछ लघु, कुछ तिक्त रस प्रधान, कुछ कड़वा जैसे चीजें ऐसे उस उन दिनों में दिया जाना चाहिए, ताकि पित्त रस जो है वो विरेचन करता है। अब यह जो पित्त आश्विन और कार्तिक में जो पित्त प्रकोप कर रहा था ना प्रकृति के माध्यम से शरीर में, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष, नवंबर और दिसंबर में जब हेमंत ऋतु जिसका विपाक गुरु और मधुर है, ये उस शरद ऋतु में प्रकोपित हुआ पित्त अपने आप समन कर देता है। हेमंत ऋतु, तो इस तरह से प्रकृति दोषों का विलयन करना, दोषों का निर्माण करना, चय करना, प्रकोप करना चलता रहता है, करता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, ये उसकी वैशिष्टता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई मेरी बातें, मेरे शब्द, वैसे तो आप लोग इतने दिन से मेरे शब्द सुन रहे हो तो जरूर आपको समझ में आता ही होगा। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, कल परसों निधि जी और अविनाश जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आपस में चर्चा कर रहे थे, और मैं जानबूझ करके थोड़ी देर तक मैं बैठा रहा हुआ था, मैं देखूं क्या चर्चा करते। ये थे सर, पता है, अब बाद में गए थे, लेफ्ट हुए थे। हाँ, जी और सर। मैंने कुछ चीजें पकड़ लिया कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही अच्छा हुआ सर। है। आप लोग बोलते नहीं हो ना, बोलोगे तो मुझे पता चलेगा ना। तो ऐसे बोला करिए, या तो चलो आप लोग डिस्कस करो, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और आप लोगों की बातें सुन लेता हूँ। तो देखो, हमें मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को कौन सी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है।
अब मैं तो क्या है, अगर नहीं बोलोगे तो मैं तो पढ़ाता ही जाऊंगा अपने रिदम से, तो मालूम पड़नी चाहिए। अभी निधि जी जो है, आपने कुछ बातें कहा, मेरे दिमाग में आ गया। अब मैं कल जब पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा वो बातें। तो अभी ये बात समझ में आया, जैसे शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर में जो पित्त प्रकोप हो रहा था, हेमंत ऋतु में वो पित्त अपने आप समन हो जाता है, लेकिन कफ यहाँ संचित अवस्था में आ जाता है, क्योंकि हेमंत ऋतु का विपाक जो है गुरु और मधुर है, गौरव स्थैर्य, इस तरह के गुण उस हेमंत ऋतु में है, तो कफ संचय होगा। चय अवस्था में कफ जाएगा और लय अवस्था में यानी प्रलय अवस्था में यानी नाश होगा पित्त का, इस तरह से। अच्छा, एक दूसरी चीजें मैं आपको बताता हूं मंदाग्नि के संदर्भ में, क्योंकि पता होनी चाहिए। आपके सामने रोगी आए, कहने लगा सर मेरे को ना भूख नहीं लगती। भूख न लगने का मतलब अब यहाँ दो बातें हैं। देखो, भूख किन किन कारणों से नहीं लगता। एक तो कफ जब बढ़ता है तो पित्त कम हो जाता है, और दूसरा जब वायु बढ़ता है तो भी पित्त कम होता है। बहुधा वर्षा ऋतु में क्या होता है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जुलाई और अगस्त के मौसम में अम्ल रस इस पृथ्वी से उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी और अग्नि महाभूत वाला होता है। अम्ल रस का गुण कैसा है, मंद, मृदु, पिच्छिल, सर, इस तरह के गुण है वर्षा ऋतु में। अम्ल रस है वर्षा ऋतु में, अम्ल रस। वर्षा ऋतु में वायु बढ़ता है और पृथ्वी अग्नि महाभूत संपन्न अम्लरस उत्पन्न होता है, जो क्लेदन, स्नेहन, वंदन, मार्दन, इस तरह की, यानी कि पित्त के द्रव गुण ज्यादा बढ़ रहा है और वायु के शीत गुण ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर रुक्ष गुण नहीं बढ़ेगा वर्षा ऋतु में, थोड़ा रुक्ष गुण बढ़ेगा और शीत गुण भी बढ़ेगा, क्योंकि वर्षा ऋतु मई और जुलाई के, जून के बाद जो जुलाई जो आएगा, वहां पर भयानक जून, मई जून की गर्मी के बाद जब पहली बार जब वर्षा ऋतु आएगा, तो हमारा जो माहौल है, जो समय है, जो ये क्लाइमेट है हमारा, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा होने लगता है। अब ये जो ठंडाहट है, अब बनार जो नदी के आसपास रहते हैं वहां पर एक प्रकार का लू लग जाता है ना, इसी समय लगता है वर्षा ऋतु में। या कौन सा ऋतु में लगता है लू ज्यादातर, सब मई से गर्मी में लेकर, लगता है। हाँ जी, गर्मी में लगता है ना गर्मी सब, में जब बहुत तेज गर्म होता है, जून मई जून में। हाँ, मई जून और विशेष करके जून और जुलाई के बीच में ज्यादातर लगने का संभावना होता है, क्योंकि उस समय लू जो है एकदम रुक्ष वायु के रुक्ष गुणों के साथ वर्षा ऋतु में आ जाता है। तो ये क्या करता है कि वायु को एकदम प्रकोपित कर देता है और पित्त को संचित कर देता है। पित्त जस्ट संचित अवस्था में होता है, ज्यादा प्रबल नहीं होता, लेकिन वायु जो है बड़ा प्रकोप एकदम उछाल में होता है। तो इन दिनों अग्नि कमजोर होता है। हालांकि अम्ल रस प्रदान तो है, लेकिन अगर वायु का गुण ज्यादा बढ़ा हुआ हो उस वर्षा ऋतु में, ठंडी ठंडी रूखी रूखी सी अगर हवा आती है, तो हम क्या समझेंगे, और उन दिनों उस समय में लोगों को डायरिया, लूज मोशन, अगड़म बगड़म ज्यादा होता है, जुकाम मुखाम ज्यादा होता है वर्षा ऋतु में। अग्नि बड़ा मंद पड़ जाता है। यह जो मंद अग्नि वायु के वजह से हो रहा है, कफ के वजह से नहीं समझना इसको। यहाँ अगर मंदाग्नि है तो इसकी उपचार वस्ती ही है, या फिर कोई अग्निवर्धक ऐसे कोई चीज देने से कोई फायदा नहीं है। कुछ भी जो अग्निवर्धक चीजें जो हम देते हैं, सर मेरे को भूख नहीं लगती, तो फिर वो योग मैंने जो बताया था आपको, कौन सा वाला, नींबू है, अदरक का रस है, ये वाला योग फिर वहां काम नहीं करेगा, वो शायद उल्टा करेगा। क्यों? क्योंकि अम्ल रस आप दे रहे हो और वर्षा ऋतु में अम्ल रस ही प्रकृति से प्रकट हो रहा है। इसीलिए वर्षा ऋतु में वस्ती ही करना अच्छा है। अगर मंदाग्नि है तो वस्ती ही करो, अग्निवर्धक जो द्रव्य है उसके सहयोग से। तो वो वस्ती वायु को समन करके अग्नि को बढ़ाएगा, क्योंकि
यहाँ अग्नि जो बढ़ रहा है, जो घट रहा है, मंदाग्नि जो हो रहा है वो वायु की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर वसंत ऋतु हो तो वसंत ऋतु में प्रकृति में जो वसंत ऋतु है चैत्र और वैशाख में, मार्च और अप्रैल में वायु और पृथ्वी संपन्न कषाय रस उत्पन्न होता है। कषाय रस जिसमें कषाय में आकर्षण करने की, रोकने की इस तरह के गुण है। किस किस कैसे कैसे गुण है? विशद गुण है, विकासी गुण है, व्यवायी गुण है कषाय रस में। ये 3 गुण है विशेष। अगर कोई आपको पूछे ना कि भैया कषाय रस में वो कौन कौन से 3 रस है जो प्रधान रूप से काम करता है, तो एक का नाम है विशद, एक का नाम है विकासी, तीसरे का नाम है व्यवाही। तो यह गुण जो है वसंत ऋतु का है। काम क्या है? कर्षण करना और लाघव कर, 2 तरह की क्रियाएं हैं। छोटा करना, लाघव करना, यानी किसी चीज को छोटा। विशद का काम ही तो यही है ना, किसी चीज को संकीर्ण कर देना, छोटा कर देना। कर्षण करना, चीजों को खींचने का काम ही तो कषाय का। विपाक अगर देखे तो ये लघु और कटु है वसंत का, कषाय रस का। तो ये कफ का प्रकोप कर देता है, पूरा कर्षण करता है, कफ एकदम प्रकोपित अवस्था में चला जाएगा, कषाय से प्रकोपित हो गया। तो कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मंदाग्नि हो गई। अब ये मंदाग्नि का उपाय क्या है? लवण रस, क्योंकि कषाय का विपरीत कौन सा रस है? लवण। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, नीचे ऊपर। कषाय रस का विपरीत है लवण। लवण जो होता है विशद, विकासी और व्यवाही, इनके विपरीत गुण है। तो अगर मंदाग्नि है तो हिंगवाष्टक चूर्ण आप दे सकते हो। मंदाग्नि अगर है तो आप यहाँ आप चित्रकादिवटी दे सकते हो, जिसमें कुछ लवण प्रधान रस है। जो मैंने आपको बताया था ना, ये अम्ल वाला है, उसमें थोड़ा अगर आप अमलतास भी रखेंगे तो वो भी काम कर जाएगा। आए समझ में स्थिति को? यहां पर ये सूत्र यही बोलता है चरक में, चय प्रकोप प्रशमः। चय यानी बढ़ना, प्रकोप यानी एकदम प्रकोपित हो जाना, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एकदम घड़ा ही भर गया। चय यानी चय, संचय होना। चय मीन्स संचित होना, इधर से टपक रहा है, उधर से टपक रहा है, करते 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 घड़ा भर रहा है, वो चय हो रहा है। तो चय कब कब हो रहा है? जैसे कि जनवरी फरवरी में कफ का संचय हो रहा है, मई और जून में वायु का संचय हो रहा है, जुलाई और अगस्त में पित्त का संचय हो रहा है। तो इस तरह से कफ, पित्त और वायु संचित अवस्था में होते हैं। तो संचित अवस्था में जब मैंने आपको नाड़ी सिखाया था तो वहां पर चय अवस्था के, संचित अवस्था के कुछ सिम्टम्स आपको मैंने बताया था। तो वहां पर ये नहीं समझना कि हाँ ये तो कुछ खा के आया है, नहीं, ये प्रकृति का विषमता है, चय हो। उसके बाद प्रकोप, प्रकोप मैंने अभी आपको बता दिया, वसंत ऋतु में कफ प्रकोप होता है, और आपका वर्षा ऋतु में जो है वायु प्रकोप होता है, और आपका शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होता है। ये प्रकोप हो गया। प्रशम यानी कि अब ये अपने आप समन भी हो जाता है, जैसे कि हेमंत ऋतु में पित्त अपने आप ही समन हो रहा है। आपके ग्रीष्म ऋतु में कफ अपने आप समन हो रहा है। शरद ऋतु में वायु अपने आप समन हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। वायु अपने आप समन हो रहा है। तो चय प्रकोप प्रशमः पित्तादीनां यथाक्रम, तो जिस प्रकार से कफ, पित्त और वायु के
चय यानी उसका कलेक्शन होना, प्रकोप यानी वो उसके मात्रा क्वालिटी क्वांटिटी और उसकी द्रव्यता गुणता कर्मता वृद्धि होना। ये वृद्धि होने का मतलब ये नहीं समझना कि बलगम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नहीं, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी और उसकी कर्म करने की विशेषता, इन तीनों की वृद्धि, इन तीनों की क्षय है ये वाक्य एक्चुअली। द्रव्यता ही नहीं, गुणता भी, उसके गुण में भी वृद्धि होनी चाहिए, होती है। क्या वृद्धि, क्या ये तीन चीजों एक साथ बढ़ेंगे? कोई जरूरी नहीं होता। एक सेकंड आदर्श शर्मा जी, जरा आप अपने कैमरा को खोलिए जरा, क्योंकि आप ऐसे, आप लोग अभी नए नए हो तो आप लोगों को, शर्मा जी आपको समझ में आ रहा है कुछ बातें? हाँ, समझ में आ रही साहब, बहुत अच्छे से। हाँ, मतलब हमने क्या अभी इतनी से हमने बात किया कि ऋतु के हिसाब से, अब आपने नोट किए नहीं किए, थोड़े थोड़े नोट भी करते रहिए। नहीं, कि नोट भी आपके कर रहा हूँ सामने सर, हाँ जी, नोट भी कर रहा हूँ। हाँ, आपके सामने मान लीजिए कोई आदमी आया, अगर वो हेमंत ऋतु में आ रहा है, यानी कि आप नवंबर दिसंबर में कोई आदमी आया हेमंत, उस समय क्या हो रहा है? उस समय पित्त जो है अपने आप समन हो जाता है, कफ जो है संचित हो जाता है। कफ के संचित होने से शरीर में गौरता, जब पित्त, जब विकृत अवस्था के पित्त जब समन होता है तो पित्त किस में आएगा? प्राकृत अवस्था में आ जाता है। मतलब अगर कोई समन हो जाता है, समन होने का मतलब क्या है? समन होने का मतलब क्या है? समन होने का मतलब है न- कि उसमें नष्ट जो हो जाना। उफान था, उसमें जो गड़बड़ी हो रही थी, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, कब? शरद ऋतु में, सितंबर अक्टूबर में। इसीलिए भूख नहीं लग रहा था, इसीलिए गड़बड़ी हो रही थी, क्योंकि पित्त जो पकाने वाला है वो कभी तो बहुत तेजी से पका रहा है, कभी बिल्कुल नहीं पका रहा, वो अपने गुण से, अपने कर्म से विहीन हो रहा था। लेकिन जैसे ही हेमंत ऋतु आया, जहां मधुर रस प्रधान चीजें थी, तो पित्त जो प्रकोप था, जो उफान मार रहा था, वो अपने आप धीमा हो गया। धीमा होते ही, धीमा होने का मतलब क्या है? वो देखिए जरा, क्षय स्थानम च वृद्धि, वो अपने स्व अवस्था में आ गया। स्व अवस्था में आते ही अब हेमंत ऋतु में बड़ी तेजी से भूख लगती है, अच्छा खाया हुआ पच जाता है। पचता है कि नहीं पचता हेमंत ऋतु में? क्योंकि वो जो पित्त है वो साम्य अवस्था में हो जाता है, और जब कोई भी दोष साम्य अवस्था में होता है तो क्या होता है? जो मर्जी खाओ सब कुछ हजम हो जाता है। फिर इसीलिए ग्रंथकार भी चुपके से बताते हैं कि भैया आपको अगर रसायन कर्म करना है, कोई अच्छी चीजें खाना है, शरीर को बल बढ़ाने वाली, वृद्धि करने वाली, धातुओं को बढ़ाने वाली, तो आप हेमंत ऋतु में खाओ। क्यों? क्योंकि तब आपका पित्त शांत होता है। जब शांत होता है कोई दोष, तो वो अपने कर्मों को प्रॉपर तरीका से करता है। यानी अगर पित्त है तो उसको अग्नि कर्म प्रॉपर करता है। इसीलिए हेमंत ऋतु में वो तमाम चीजें खानी चाहिए जो शरीर को बल देता है, ऊर्जा देता है, ओज देता है। घी को खाओ, दूध को पियो, हाँ, मीट मछली खाते हैं तो उसको खाओ, वैसे तो खानी नहीं चाहिए। चावल खाइए, रोटी खाइए, गुड़ खाइए, अगर आपका, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में अगर, लेकिन पहले से ही अगर आपका अग्नि कमजोर है, अग्नि आपका है ही नहीं। हेमंत ऋतु में तो प्राकृत होना चाहिए, लेकिन अग्नि तो आपका बर्बाद है, अभी भी भूख नहीं लगती, खाए वो अभी भी नहीं पचता, तो फिर यहाँ हमें अब चिकित्सा करना पड़ेगा। कौन से ऋतु में ज्यादा खराबी आपको समस्या लगता है? रोगी अपने आप बताएगा। जनाब क्या बताए, वर्षा ऋतु में ना बड़ा बुरा हाल हो जाता है, अग्नि तो एकदम बेकार। मेरे वर्षा ऋतु जैसे ही आता है ना सर, बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या समझेंगे? इसका जो पित्त बिगड़ा है वो अम्ल रस के वजह से बिगड़ा है। तिक्ता रस दे दो। तिक्ता रस जो है कफ को भी ठीक करता है, पित्त को भी ठीक करता है। अरे जनाब क्या बताए, सितंबर अक्टूबर आते आते शरद ऋतु में तो अश्विन कार्तिक में हमेशा बीमार पड़ता हूँ, भूख नहीं लगती उस समय तो बड़ी दिक्कत, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी बमन हो रहा है। क्या हो रहा है? शरीर में लवण बढ़ रहा है।
पित्त में द्रव की अवस्थाएं हैं, जलन होती है, लवण बढ़ रहा है, कसाय रस दे दो। अरे साहब क्या बताए, चैत्र और वैशाख वसंत ऋतु आते आते, वसंत ऋतु में तो मेरा बहुत ज्यादा नजला आता है, जुखाम होती है, ये होता है, वो होता है, शरीर कमजोर पड़ता है, आलस्य, उसी समय डायबिटीज मेरे को परेशान करता है। वसंत ऋतु में कौन सा रस है? कसाय रस है, लवण रस दे दो। लवण रस जो है वो पित्त को बढ़ाता ही है, आपको पता ही है। लवण रस हाँ, लवण, जल और अग्नि महाभूत वाला, सूक्ष्म, मृदु, द्रव, स्निग्ध, इस तरह के गुण है। और यह जो है विरेचन कर्म करा दो उसको, या आप चाहे तो एक वमन चिकित्सा करा सकते हो, क्योंकि ग्रीष्म जो है वसंत ऋतु में वमन कराना चाहिए। अगर जिस ऋतु में उसको कष्ट होती है, उस ऋतु का जो रस है, उस ऋतु की जो पंचकर्म की शुद्धिकरण है, वो किसी भी ऋतु में आप कर सकते हो। ये है आयुर्वेद की वैशिष्टता। तो चय प्रकोप प्रशमः पित्तादीनम यथा क्रमम भवन्ते कैकशः षट्सु कालेषु भ्रागमादिषु। तो इस प्रकार से जो दोष एक क्षय है, सामान्य है और वृद्धि है, ऊपर नीचे और चारों ओर जाता है, कोष्ठ शाखा और मर्म में रहता है। इनको जो हमने देखा, इसका एक आधार यहाँ बताया कि भैया जो हो रहा है ना, वो क्या प्राकृत है या विकृत है, इसको ध्यान में रखने के लिए इन्होंने यहाँ बताया। ठीक है, देखो प्राकृत और विकृत में 115 देखिए, गतिश दुविधा दृष्टा प्रकृति विकृति क्षय। बस जो ऊपर क्षय स्थान और वृद्धि, उद अध और तिर्यक, कोष्ठ शाखा और मर्म की जो बातें हैं, उसको हमने कैसे देखना है, प्राकृत है या विकृत है। यह जो चीज है प्रकृतिस्थ है या विकृत अवस्था के है। उसके बाद पित्ता देहोष्मणा नराणाम उपजायते तच्च पित्तम प्रकुपितम विकारं कुरुते बहुन। ये प्राकृत अगर होगा तो पित्त, अब यहाँ प्राकृत अवस्था के बारे में भी यहाँ पर ये बता रहे, छोड़ कुछ नहीं रहे। इन्होंने कहा कि भैया अगर पित्त होगा ना प्राकृत अवस्था में, तो नराणाम पक्ति ही उपजायते, इंसान के अंदर पक्ति यानी पकाने की जो कैपेसिटी है, डाइजेस्ट करने की जो शक्ति है, वो प्रॉपर रहती है। बढ़िया भूख लगता है, शरीर हल्का हो जाता है, चेहरे में अच्छा रौनक और लाइट रहता है, बुद्धि, मन की प्रसन्नता, सभी पित्त के कारण से है ना जी। निधि जी, हम लोग पढ़ते आए हैं ना, मन की प्रसन्नता, आंखों की प्रसन्नता, बुद्धि की प्रसन्नता, प्रबलता, उसकी इच्छा शक्ति, ये सारे बड़े अच्छे होंगे पित्त, और उसके शरीर की अग्नि बड़ी मजबूत होंगे। तो ये क्या है, पित्त के प्राकृत अवस्था है। अभी अवस्था भी उन्होंने कहा कि क्षय वृद्धि आदि देखो, ऊपर नीचे किधर गया वो भी देखो, क्षय प्रकोप भी देखो, और साथ में ये भी देखो कि जो दोष है वो प्राकृत है या विकृत है। जो ऊपर जा रहा है प्राकृत गया या विकृत गया। प्राकृत में कहा कि भैया नराणाम पक्ति उपजायते, पेट के अंदर अग्नि की व्यवस्था प्रॉपर कर देता है, और अग्नि की व्यवस्था होगा तो बल, बुद्धि, धैर्यता, सभी चीजें होंगी। अगर नहीं तो तच्च पित्तम प्रकुपितम विकारं कुरुते बहुन। अब देखो जरा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ वात पित्त कफ के संदर्भ में पित्त को ही पहले नंबर में रख दिया, 116 नंबर में। किसी ने पूछा महाराज यहाँ पर ये वायु को रखना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो सुना है कि वायु सबसे बड़ा है। इन्होंने कहा नहीं भैया, वायु बड़ा नहीं है, कर्म के आधार पर देखे तो सबसे बड़ा है पित्त, क्योंकि वो नराणम पक्ति उपजायते, इंसान के अंदर कफ और पित्त को बैलेंस करने का काम, और अग्नि को देने का काम, शरीर में बल बढ़ना और ऊर्जा को देने का काम, बुद्धि स्मृति को देने का काम, शरीर को स्फूर्ति देने का काम पित्त का है। इसीलिए हम तो
वृद्धि और क्षय के प्राकृत और इस विकृत के संदर्भ में सबसे पहले तो पित्त को ही देखेंगे, क्योंकि विकारान कुरुते बहु, बहुत सारे विकार दे देता है अगर पित्त विकृत अवस्था में आ गया तो। अब देखो जरा, कफ अगर प्राकृत होगा तो क्या होगा? प्रकृतस्तु बलम श्लेष्म, अगर श्लेष्म यानी कफ अगर प्राकृत होगा तो वलम ये वल देगा, और विकृत अगर विकृत होगा तो मल देगा। मल क्या है? सभी मल है, कोलेस्ट्रॉल भी मल है, ट्राइग्लिसराइड भी मल है, पीएच वैल्यू बढ़ा है वो भी मल है, यूरिक एसिड बढ़ा वो भी मल है, यूरिया बढ़ा वो भी मल है, और क्या क्या बढ़ जाता है? जितने भी जो बढ़ता है वो सभी मल है। क्रिएटिनाइन वगैरह सब क्रिएटिनिन मल है बढ़ सर। जाए तो वो भी मल है, वो सभी मल है, मल ही मल है। क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो क्या है? कफ विकृत हो गया। प्राकृत अवस्था में कभी क्रिएटिनिन बढ़ता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है किसी का भी। अगर पीएच वैल्यू बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है विकृतो, कफ जो है विकृत है। अब हमने देखना है जो विकृत है उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, हेतु क्या है। निज हेतु है, आगंतुज हेतु है, आहार जन्य हेतु है, विहार जन्य हेतु है। उसको टटोले बगैर कोई भी दवाई दोगे, वो दवाई, देखो दवाई तो दवाई है, वो उसने अपने एक स्तर से काम करना है, लेकिन विकृत हुआ तो किस कारण से हुआ, एक चिकित्सक को जानना तो चाहिए। तो तमाम उन कारणों को टटोलना है कि कफ अगर विकृत हुआ है तो किस कारण से हुआ, उसको नोट करना है कौन कौन से वो कारण है जो कफ को विकृत करता है। सच ओज, अब देखो जरा कफ के संदर्भ में, क्योंकि ओज जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, वह ओज भी क्या है, वो कफ वर्गीय है। सच ओज स्मृत काय सच पाप्मोपदिश्यते। सच ओज, वह जो ओज है रस धातु का, जो रस धातु जब प्रॉपर तरीके से जब डाइजेस्ट हो जाता है, सभी धातुओं का सार अंश अथवा श्लेष्मिक ओज का हेतु होने से उसे ओज कहा गया है। ओज क्या है? कफ वर्गीय है, ये कफ के मित्र है, कफ से बनने वाला चीज है ओज, इन्हें हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून पावर मीन्स ओज। आप में कितना इम्यून पावर है, यानी कितना ओज है। और ये इम्यून पावर कहाँ से बनता है? इम्यून पावर बनता है कफ से। इसीलिए इम्यून पावर बढ़ाना अगर है तो वातवर्धक चीजें नहीं प्रयोग करना। अगर इम्यून पावर घटा हुआ है तो वातवर्धक चीजें नहीं, जैसे ड्राई चीजें नहीं देना है, रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए। एक तरफ से तो आप उसको ओज को बढ़ाने वाली, इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली चीजें दे रहे हो, दूसरी तरफ से आप इस चीज का भी ध्यान नहीं रख रहे हो कि उसका एक्टिविटीज कैसा है, दिनचर्या कैसा है, ऋतुचर्या कैसा है। तो वात वृद्धि कर कोई ऐसे एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा तो कफ बढ़ेगा नहीं, कफ नहीं बढ़ेगा, यानी प्राकृत कफ ही ओज है। ओज क्या है? सभी जो धातुओं का जो सार है ना, जिन्हें हम प्रासाद बोलते हैं, वो सार मीन्स उसका एक सॉलिड फॉर्म, सॉलिड प्रोडक्ट ही ओज है। ब्लड की जो सॉलिड फॉर्म है वो ओज है। प्लाज्मा में रस की जो सॉलिड फॉर्म है, जो बनकर के जो स्ट्रॉन्ग जो सॉलिड जो तैयार हुआ है अभी, वो ओज है। जो ओज है शरीर में अर्धांगुली प्रमाण का होता है। अर्धांजलि, अर्धांजलि का मतलब समझते हो? दोनों हाथ को फैलाइए, एक अंजलि तैयार करिए, और उसमें जितना पानी आता है आपके शरीर का ओज, आपके हाथ में से एक अंजलि में पानी पूरा भरिए। उसके बाद उस पानी को एक गिलास में रखिए और उसके आधा करिए, आधा करके देखिए कि उसमें कितना पानी है। उतना ओज आपके शरीर में है।
इस ओज को हम अपर ओज बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं? अपर ओज। इसके बारे में जब हम बाद में शारीर स्थान के 7वें अध्याय में, अभी आप कल इसको पढ़ लो, शारीर स्थान, चरक संहिता शारीर स्थान 7वें अध्याय में जाकर के जब हम पढ़ते हैं तो इस अपर ओज के बारे में जो प्रॉपर तरीका से श्लेष्मिक है, कफज है, उसके बारे में वहां पढ़ने को मिलता है। आप देखो जरा, स्मृत काये सच पापमो पदिश्यते। पापमो, पापमो मीन्स पाप, पापमो उपदिश्यते। अगर ओज की कमी होगी तो पापमो, एक इंसान में पाप की प्रवृत्ति होगी, ऐसा भी हम अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ होता है रोग होगा। पाप का अर्थ आयुर्वेद ने रोग माना है। पाप का अर्थ क्या है? रोग है। पुण्य का अर्थ क्या है? निधि जी बताइए। बताइए पुण्य का अर्थ। निरोग होगा। पाप का अर्थ निरोगी काया। पाप का अर्थ रोग है, तो पुण्य का अर्थ क्या हुआ? निरोगी काया, निरोगी हाँ, काया। पुण्य का अर्थ निरोगी काया। पुण्य का मतलब है नहीं कि पंडित जी को दक्षिणा दे दो, गंगा में जाके स्नान करो, वो पुण्य यहाँ आयुर्वेद का मकसद नहीं है। स्मृत काये सच पापमुपदिश्यते। आपके स्मृति का, बुद्धि का विकास करता है ओज। काय यानी अग्नि। काय मीन्स क्या है? काय में शरीर नहीं है। यहाँ पर जो काय शब्द है यह अग्निवाचक है। यानी आपके स्मृति का, आपके काय यानी शरीर का, और आपके पाप को नष्ट करने का, यानी कि रोग को नष्ट करने का प्रमुख जो है शरीर में अगर कोई, तो उसका नाम है ओजः। ओज का निर्माण कैसे होगा? अगर प्रकृतस्तु बलम श्लेष्मा, अगर श्लेष्मा प्राकृत अवस्था में होगा तो सच एव ओजः, तब उसका अच्छा ओज यानी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। सभी प्रकार के, देखो जरा, काये यानी अग्नि प्रबल होगा तो रोगों से लड़ने वाला कौन है? अग्नि है। ये जितने भी हमारे जो क्या बोलते हैं इसके अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये क्या है? यह भी अग्नि है, डब्ल्यूबीसी। तो अगर रोग होगा तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो जो चार जो प्रमुख जो घटक द्रव्य होते हैं, क्या क्या होते हैं उसके अंदर? जो चार जो होते हैं, मुझे अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा है, तो लिम्फोसाइड वगैरह जो होते हैं तो वो क्या है? वो अग्नि के अलग अलग प्रकार है, तो वह भी ओज की एक अवस्था है। चीजों से लड़ने के लिए जाता है कि नहीं जाता? ये डब्ल्यूबीसी का ही जो लिम्फोसाइड, मोनोसाइट्स, ये सारी चीजें, कोई लड़ने के लिए जा रहा है, कोई उसको चिन्हित करने के लिए जा रहा है वायरस को। ये कौन है? यह भी ओज है, यह भी अग्नि है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसको यहाँ पर समझा ओज के बारे में। 119 में देखिए, नित्यम सन्निहिता मित्रम समीक्षात्मानमात्मवान नित्यम युक्त परिचरे दीक्षणायुरनित्वदम। इतना कह करके आज के हम संदर्भ को यहाँ खत्म करेंगे। दीर्घायु के इच्छुक, नित्यम सन्निहिता मित्रम, आत्मवान तथा धीर पुरुष को चाहिए कि नित्य शत्रुओं से अपने को घिरा हुआ समझते हुए हितकर आहार विहार का ही सेवन करे। अगर नहीं करते तो 112, 13 और 14 वाला इस स्थिति आ जाएगी। क्षय स्थानम जवृद्धि सदोषाणम त्रिविधा गति, इससे जूझना होगा। तो इस सूत्र को हमेशा दिमाग में रखिए। नित्यम सन्निहिता मित्रम समीक्षात्मानमात्मवान। समीक्षात्मा, सम यानी सम्यक प्रकारेण, इक्षमात्मा, इक्ष यानी कि देखना, सम्यक प्रकारेण इक्षता, अच्छी प्रकार से भली भांति देखिए। पाप यानी रोग, पुण्य यानी निरोगता को देने वाला कौन कौन से आहार विहार है, ध्यान से देखिए। किस देश में हो, किस ऋतु में हो, किस प्रसंग में हो, किस तरह के
वंश में आपका जन्म हुआ है, देश काल वंश ऋतु अपने आकृति विकृति दोष ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपका आहार विहार आप स्वयं से सेट करिए। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जीवन शैली को परिवर्तन नहीं कर सकता, वो आपको स्टडी नहीं कर सकता। यह तो जस्ट एक बात है। हर एक व्यक्ति को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए इसी तरह से, और पढ़ने के बाद अब आपको कम से कम इतना तो हो ही गया, निधि जी को भी, आदर्श शर्मा जी को भी, कि दोष वृद्धि क्षय और साम्य अवस्थाएं कैसे होती है, दोष क्या है, धातु मल क्या है, उसको साम्य कैसे रखे, विकृत कैसे हो जाता है, विकृत होने पर उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फिर उसका चिकित्सा क्या क्या होंगे। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। अब कल से हम अथात त्रिशोथियम अध्यायम 18वां अध्याय हम कल से पढ़ेंगे। 17वां अध्याय से हम काफी दिन से इसी को हम पढ़ रहे थे, तो आज हमने इस 17वां अध्याय को नमस्कार किया। कल हम बहुत महत्वपूर्ण एक सूत्र के ऊपर काम करेंगे, पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिशोथी अध्याय। ये भी बहुत ऐसा सूत्र है त्रिशोथी अध्याय, जो कि आपके दिमाग को बत्ती को खोल देगा। कोई भी रोगी को किस तरह से हमने देखना है, रोगों को लगा लो कि 50 रोग को जानने से बढ़िया है कि एक झटके में त्रिशोथिया को पढ़ लो। बस 50 रोग को जानना, पढ़ना, समझना, इससे बेहतर है 18वां सूत्र पढ़ लो, 18वां वाला अध्याय को पढ़ लो। वो 50 हमेशा दिमाग में रहेगा अगर इस एक अध्याय को सही तरीके से पढ़ा। ठीक है जी, तो चलिए परसों के लिए आप लोग तैयारी करिएगा। त्रिशोथी अध्याय एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने एंड से, अथवा 17वां अध्याय को अभी आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, फिर उसको वो दिमाग में आपका बैठ जाएगा। नहीं तो कौन सा वाला था, जीभ में, जीभ को ऊपर रखने वाला, अविनाश जी, वही एक बार करके छोड़ दीजिए। ये वाला कौन सा योग है, क्या बोल रहे थे, क्या मुद्रा बोल रहे थे? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा करके उसको 17वां पूरा पढ़िए। खेचरी मुद्रा करके, आंख बंद करके खेचरी मुद्रा करके नमस्कार करके छोड़ दीजिएगा, वो कभी भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद 18 में जाएंगे। इस विधि से हम देखो, हम तो क्या, हमारे पास अभी कोई काम तो है नहीं, हर 2 दिन में 1 दिन हम इसको पढ़ेंगे। चरक को जीवन पर्यंत पढ़ते रहेंगे, फर्क क्या पड़ता है। आप लोग सुनते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा, कोई ना कोई एक अवधारणा बनाते रहिए। अगर आप चिकित्सक हो तो बेहतर है, नहीं हो तो डबल बेहतर है। अपने लिए तो चीजें समझ में आ ही रहा है। कोई भी बीएमएस वाले आपके सामने आएंगे, टक्कर मारेंगे उनको, क्योंकि इस विधि से पता नहीं वो पढ़ते नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है। ये देखो सर, पूरा फुल हो गया है नोट्स बना बना के। अच्छा, इतने मोटे बन के नोट्स में। हाँ